अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और सिस्टम रिस्पॉन्स को स्टडी किया था। हमने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्स से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम यूनिट सर्कल पर अपने रिस्पॉन्स को एवेल्युएट करें। फिर हमने ये देखा था कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने फेज रिस्पॉन्स में अनरैप्ड फेज और रैप्ड फेज को स्टडी किया था और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखा था। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स गिवन है और हम उसकी मदद से मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, फेज रिस्पॉन्स और ग्रुप डिले स्केच कर लेते हैं सिस्टम रिस्पॉन्स के पोल ज़ीरो स्केच की मदद से, तो हम उस सिस्टम में अगर नैरो बैंड पल्सेस अप्लाई करें तो हम मैग्नीट्यूड, फेज, ग्रुप डिले रिस्पॉन्सेस की मदद से अपनी आउटपुट को स्केच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वाइड बैंड पल्सेस हों, वाइड बैंड सिग्नल हो, तो ये मुमकिन नहीं होगा, हमें मैटलैब यूज़ करना पड़ सकता है। आज हम उसी सिस्टम रिस्पॉन्स को थोड़ा आगे देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम में क्या रिलेशनशिप है। अगर हमें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स गिवन है तो हम उस सिस्टम के फेज रिस्पॉन्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ना हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सिस्टम का फेज रिस्पॉन्स गिवन है तो हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारे पास एलटीआई सिस्टम हो और उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है या सिस्टम रिस्पॉन्स है वो एक रैशनल फंक्शन हो, तो हम किसी हद तक मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और ये एक रैशनल फंक्शन है, और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये एक रैशनल फंक्शन है, इसमें ए के और बी के जो हैं कोफिशिएंट्स हैं। बेसिकली ये जो, अगर हम सिस्टम फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये जो ई रेस टू माइनस जे ओमेगा के है, ये बेसिकली जी रेस टू पावर माइनस के होगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा अगर हम एच ऑफ जी की बात करें। इस एच ऑफ ई रेस टू पावर जे ओमेगा में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों एक पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा, ये पोलिनोमियल है जी रेस टू पावर माइनस वन। आप लोग जानते हैं अगर हमारे पास पोलिनोमियल हो तो हम उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं
product from k is equal to 1 to m 1 minus ck e raised to power minus j omega over k is equal to 1 to n 1 minus dk e raised to power minus j ओमेगा। इसमें जो सी के और डी केज हैं बेसिकली इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं और ये फैक्टर्ड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन बेसिकली इसका जो डिनोमिनेटर है हमें पोल्स के बारे में बता रहा है और न्यूमिनेटर जो है वो जीरोस के बारे में बता रहा है। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हमें इसके अक्रॉस मैग्नीट्यूड ले लेंगे और ये हो जाएगा बी नॉट ओवर ए नॉट product k is equal to 1 to m 1 minus ck e raised to power minus j omega k is equal to 1 to n 1 minus dk e raised to power minus j omega। ये हमारे सिस्टम का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स से हम मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है? बेसिकली हमारे पास कैसे आया फ्रॉम सिस्टम रिस्पॉन्स। अगर हमारे पास गिवन है या आपने जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, यूनिट सर्कल पे आप इसको एवेल्युएट करें। तो ये जो सिस्टम, ये जो फंक्शन है इसको हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। इसी तरह बेसिकली मैं यहाँ पे लिख ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है और ये जो है ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन है। अगर हमारे पास सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है एलटीआई सिस्टम का वो एक रैशनल फंक्शन से हम उसे अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी फेज रिस्पॉन्स होगा उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अगेन अनरैप्ड रिस्पॉन्स है।
इस तरह का एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, इसमें हमने कहा था कि जो ज़ीरोस की वजह से वेक्टर्स हैं उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आप ऐड करें, सॉरी जो ज़ीरोस की वजह से जो एंगल्स हैं उनको आप ऐड करें, और पोल्स की वजह से जो वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं जिस पॉइंट पे आप रिस्पॉन्स को फाइंड करना चाहते हैं, वो जो वेक्टर्स उस पॉइंट पे आप ड्रॉ करें उनके साथ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है पोल्स की वजह से आप उनको सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरह अगर हम ये है आपके पास अनरैप्ड फेस, इसी तरह अगर हम ग्रुप डिले की बात करें तो आप लोगों को याद होगा जो ग्रुप डिले है वो नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अनरैप्ड रिस्पॉन्स अनरैप्ड फेज रिस्पॉन्स है। तो ये किसके इक्वल होगा? अगेन ये टर्म कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगी, राइट। ये टर्म नेगेटिव में है, इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। और ये जो पॉजिटिव टर्म है इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हो जाएगी। ओके, हमने ये कहा अगर हमारा LTI सिस्टम उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है तो हमें उसकी पोल्स और ज़ीरोस की लोकेशन पता है। ये ज़ीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी केस और डी केस जो हैं वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह अगर हमें सिस्टम रिस्पॉन्स पता है और लोकेशन ऑफ पोल ज़ीरो स्केच पता है, पोल ज़ीरो स्केच पता है, तो हम फेज रिस्पॉन्स के बारे में बता सकते हैं। और अगर हमें फेज रिस्पॉन्स के बारे में पता है और हमें पोल ज़ीरो स्केच के बारे में पता है तो हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के बारे में बता सकते हैं। नंबर 2, अगर ये सिस्टम जो है कॉजल है और स्टेबल है तो इस सिस्टम के जितने भी पोल्स होंगे उनको यूनिट सर्कल के अंदर होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी हमें ज़ीरोस की लोकेशन के बारे में कुछ गाइड नहीं करते
कि ये यूनिट सर्कल के अंदर है या बाहर। कुछ भी हो सकते हैं। पोल्स हमेशा यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए अगर आपका सिस्टम स्टेबल और कॉजल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यूनिकली जीरोस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर ये स्टेबल और कॉजल है और इसके पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हैं, क्योंकि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टेबल है और कॉजल है, तो ये जो फंक्शन है ये h कॉन्जुगेट और 1/z कॉन्जुगेट, इनके जो पोल्स और जीरोस होंगे वो यूनिट सर्कल के बाहर होने चाहिए। अगर इसके जीरोस बाहर हैं तो इस फंक्शन के जीरोस यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए। एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर हमें पोल जीरो स्केच मालूम है और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमें गिवन है तो हम उससे h ऑफ e रेज़्ड टू पावर j ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, c ऑफ z इज इक्वल टू h ऑफ z h conjugate of 1/z conjugate। c of z और मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन में जो रिलेशनशिप है वो बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। h ऑफ e रेज़्ड टू पावर j ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू c ऑफ z evaluated at z is equal to e raised to power j omega। अब हम एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि c ऑफ z या मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शन जो है हमारे कैसे काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। एक का सिस्टम फंक्शन है h1 ऑफ z और एक का सिस्टम फंक्शन है h2 ऑफ z। h1 ऑफ z हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स 1 plus 0.5 z inverse divided by 1 plus 0.8 e raised to power j pi by 4 z inverse 1 minus 0.8 e raised to power minus j pi by 4 z inverse। ये में h1 of z गिवन है। अगर हम यहाँ पे इसके पोल और जीरो स्केच के बारे में देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि इस सिस्टम ये एक रैशनल फंक्शन है। इस सिस्टम के दो ज़ीरोज़ हैं और दो पोल्स हैं। हम इसका पोल ज़ीरो स्केच करते हैं। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। इसका एक जो पोल है, बल्कि दोनों पोल्स जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में एट अराउंड 0.8 मैग्नीट्यूड with angle pi by 4। ये जो एंगल है इट इज pi by 4 रेडियंस।
और ये जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ 0.8 और ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर में है। इनके जो ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो जो है वो -0.5 पे है और एक ज़ीरो जो है वो एक्स एक्सिस पे यूनिट सर्कल के ऊपर है। अब हम जानते हैं जो C1 ऑफ Z है, इस सिस्टम का हम बाद में देखते हैं, पहले हम H1 ऑफ Z को देखते हैं। C1 ऑफ Z जो है ये इक्वल होता है H1 ऑफ Z इंटू H1 कॉन्जुगेट ऑफ 1/Z कॉन्जुगेट। हमने जो पोल ज़ीरो स्केच किया है वो H1 ऑफ Z का है। अब हम H1 कॉन्जुगेट ऑफ 1/Z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं H1 ऑफ 1/Z कॉन्जुगेट। इस सिस्टम में जो जहाँ जहाँ Z's अपीयर हो रहे हैं उनको 1/Z कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ यूँ बनेगा, 1 - Z कॉन्जुगेट 1 + 0.5 Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 एक्चुअली इसको आप एक करेक्शन कर लें, ये प्लस नहीं ये माइनस है। ना वापस आ जाए, 1 - 0.8 e⁻⁴ j π/4 Z कॉन्जुगेट। अभी हम इसका कॉन्जुगेट नहीं ले रहे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने Z को रिप्लेस किया है 1/Z कॉन्जुगेट से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरे फंक्शन का कॉन्जुगेट लेना है। इट मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो हम इस पूरे फंक्शन को कॉन्जुगेट करेंगे और ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा, H1 ऑफ 1/Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 into 1 - Z 1 + 0.5 Z divided by 1 - 0.8 e⁻⁴ यहाँ पे हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं -j π/4 Z। अब हमने यहाँ पे Z को भी कॉन्जुगेट किया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कॉन्जुगेट किया है। 1 - 0.8 e⁻⁴ j π/4 Z। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिवाइज कर लें। अब ये जो फंक्शन है ये H1 कॉन्जुगेट ऑफ 1/Z कॉन्जुगेट है। अब हमारे पास ये फंक्शन भी अचीव हो चुका है
और ये फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ से और यहाँ से c1 ऑफ z के अंदर पुट करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। वन माइनस 0.8 e raised to power minus j pi by 4 z into 1 minus 0.8 e raised to power j pi by 4 z। अब अगर हम इस c1 of z पोल ज़ीरो स्केच करें तो आप गौर करेंगे, पहले हम यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लें। आप गौर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्जुगेट पेयर में दो पोल्स हैं, ये और ये, और हमारे पास दो ज़ीरोस थे, एक 0.5 पे और एक 1 पे। ये जो पोल ज़ीरो स्केच है ये h1 ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब h1 कॉन्जुगेट ऑफ h1 कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर z कॉन्जुगेट वो ये फंक्शन है। इनके जो पोल ज़ीरोज़ हैं आप देखेंगे कि अगर पहले मैं इसके पोल स्केच करता हूँ, इसका जो पोल है 1 माइनस 0.8 ई रेज़ टू पावर माइनस j पाई बाय 4 z इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप z फाइंड करें तो ये होगा 5/4 e raised to power j pi by 4। ये 5/4 इज बेसिकली 1.25 और ये एंगल जो है पाई बाय 4 ये एग्जैक्टली पाई बाय 4 के इक्वल है। तो हमारे पास एक पोल होगा जो ओरिजिन से 1.525 यूनिट्स अवे होगा और यूनिट सर्कल के बाहर है। ये दोनों पोल जो हैं ये कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर है। इसी तरह अगर आप ये वाला पोल स्केच करें तो ये भी हमें कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल लोकेशन पे मिलेगा। ये दोनों पोल्स कॉन्जुगेट पेयर हैं, ये दोनों पोल्स भी कॉन्जुगेट पेयर हैं, लेकिन ये दोनों पोल्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर हैं। इसी तरह ज़ीरोज़ भी कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ज़ीरो है यहाँ पे हमें एक और ज़ीरो मिल जाएगा,
लेकिन ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो हमें -2 पे अपीयर होगा, ये -0.5 पे था। ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर फॉर्म में है। ये तो पोल ज़ीरो स्केच है C1 ऑफ Z का, जिसमें हमारे पास H ऑफ 1 ऑफ Z इस फॉर्म में गिवन है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक और सिस्टम हो और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और सिस्टम हो H2 ऑफ Z और उसका एक्सप्रेशन है जनाब 1 माइनस Z इनवर्स 1 प्लस 2 Z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 e रेज़ टू पावर j पाई बाय 4 Z इनवर्स 1 माइनस 0.8 e रेज़ टू पावर माइनस j पाई बाय 4 Z इनवर्स। अगर हम इस फंक्शन का पोल ज़ीरो स्केच देखें तो हमारे पास अगेन पहले की तरह दो पोल्स हैं, दोनों कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो दो ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो तो 1 पे अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे H1 से डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो दूसरा ज़ीरो है वो -2 पे अपीयर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो का डिफरेंस है। H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z को अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों सिस्टम फंक्शंस में एक ज़ीरो का डिफरेंस है। H1 ऑफ Z में जो ज़ीरो था वो -0.5 पे अपीयर हो रहा था। अब अगेन हमें अब क्या करना है, C2 ऑफ Z को फाइंड करना है। उसके लिए हमें H2 कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर Z कॉन्जुगेट चाहिए, जो अगर आप पहले की तरह फाइंड करें तो ये इक्वल होगा 1 माइनस Z 1 प्लस 2Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 e रेज़ टू पावर माइनस j पाई बाय 4 Z 1 माइनस 0.8 e रेज़ टू पावर प्लस j पाई बाय 4 Z। और पहले की तरह ये C2 ऑफ Z किसके इक्वल है, H2 ऑफ Z इंटू H2 ऑफ 1 ओवर Z कॉन्जुगेट। अब अगर हम C2 ऑफ Z को स्केच करते हैं, इसका पोल ज़ीरो स्केच फाइंड करते हैं, इसमें जैसे आप वैल्यूज पुट करें, ये H2 आपके पास यहाँ से ये अवेलेबल है, H2 कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर Z कॉन्जुगेट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप C2 ऑफ Z के पोल ज़ीरो स्केच करेंगे तो आपके पास पहले की तरह पोल्स और ज़ीरोज़ जो हैं वो कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल लोकेशन पे अवेलेबल होंगे, बिल्कुल पहले की तरह। और ये -2 है तो यहाँ पे हमें -0.5 पे एक ज़ीरो मिल रहा होगा। अब अगर आप इस स्केच को कंपेयर करें और
ये स्केच जो है C2 ऑफ Z के पोल जीरोस का स्केच है। और अगर आप इस स्केच को कंपेयर करें जो C1 ऑफ Z के का स्केच है, तो ये दोनों एग्जैक्टली स्केचेस जो हैं ये एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास दो सिस्टम्स हों, H1 ऑफ Z और एक सिस्टम हो H2 ऑफ Z, इन दोनों के सिस्टम रिस्पॉन्सेज जो थे वो डिफरेंट थे। अगर इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग C1 ऑफ Z और C2 ऑफ Z के स्केचेस जो हैं, पोल जीरो स्केचेस इक्वल आ जाते हैं, स्केचेस, तो H1 ऑफ e raised to power j omega magnitude response of system 1 must be equal to magnitude response of system 2। ये हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन हम इन दोनों के फेज रिस्पॉन्सेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो डिफरेंट होंगे। अगरचे हम कह सकते हैं, हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि अगर हमारे पास पोल जीरोस का स्केच गिवन है तो हम वेक्टर्स ड्रॉ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं एक वेक्टर ये ड्रॉ करूँगा, एक वेक्टर ये ड्रॉ करूँगा, एक वेक्टर ये ड्रॉ करूँगा, एक वेक्टर ये ड्रॉ करूँगा। तो इस पॉइंट पे जो भी वैल्यूज़ होंगी न्यूमिनेटर पे वेक्टर्स की लेंथ होंगी जीरोस की, और जो पोल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो डिनोमिनेटर में अपीयर हो रही होंगी। तो मेरे पास इस पॉइंट पे रिस्पॉन्स पता चल जाएगा, फेज रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। और हमें एंगल्स अगर हम देख लें तो हम एंगल्स की बेस पे फेज रिस्पॉन्स बता सकते हैं, तो हमें फेज रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये C1 ऑफ Z और C2 ऑफ Z इन दोनों के पोल जीरो स्केचेस सेम हैं, तो इन दोनों सिस्टम्स, अगरचे दोनों सिस्टम्स डिफरेंट हैं, ये दोनों सिस्टम्स डिफरेंट हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स सेम है, फेज रिस्पॉन्स इनके डिफरेंट है। एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप करें, अगर हमारे पास C ऑफ Z गिवन है तो हम इस C ऑफ Z की मदद से H ऑफ Z फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें ये भी मालूम, एक ऐसा H ऑफ Z हम फाइंड कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम फाइंड कर सकते हैं, सिस्टम फंक्शन जो स्टेबल है प्लस कॉजल है। उस केस में हम ये कहेंगे कि H ऑफ Z एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये जो पोल्स हैं ये H ऑफ Z को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये जो पोल्स हैं ये H कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर Z कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इट मीन्स अगर हमें C ऑफ Z गिवन है तो हम H ऑफ Z फाइंड कर सकते हैं जो स्टेबल और कॉजल हो। इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें सिस्टम फंक्शंस नहीं मालूम, हमें गिवन है एक सिस्टम का पोल्स और जीरोस की लोकेशन। ये एक यूनिट सर्कल है, ड्राइंग से आप इतना परेशान ना हो। हमें यहाँ पे पोल्स गिवन है, एक ये पोल P1 है, ये कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में है P2,
एक पोल हमें और गिवन है P3, P4 हमें गिवन है, यह मैं स्केच कर रहा हूँ, ये C ऑफ Z का पोल ज़ीरो स्केच है। एक हमें एक पोल गिवन है, इट इज़ P4, एक पोल हमें और गिवन है, इट इज़ P5, एक पोल हमें गिवन है P6। आप देख सकते हैं ये सब पोल जो हैं कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर में है। इसी तरह हमें ज़ीरोज़ की लोकेशन भी मालूम है, एक ज़ीरो है हमारे पास Z1, एक ज़ीरो है हमारे पास Z2, एक ज़ीरो है हमारे पास यहाँ पे Z3, और इन ज़ीरोज़ के जो रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट पेयर हैं, कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल पेयर हैं, वो यहाँ पे पेयर हो रहेंगे Z4, Z5 और Z6। हमें ये पोल ज़ीरो स्केच गिवन है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने यहाँ से इस पोल ज़ीरो स्केच से एक सिस्टम फंक्शन फाइंड करना है h ऑफ z जो स्टेबल है एंड कॉजल है। तो हमें ये तो मालूम है कि एक कॉजल और स्टेबल सिस्टम के जो पोल ज़ीरोज़ होते हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए। इट मीन्स के ये जो h ऑफ z है, इनके जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हैं। लेकिन अब हम इस c ऑफ z से ज़ीरोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर ये 3 पोल्स हैं तो इट मस्ट हैव 3 ज़ीरोज़। लेकिन अगर हमने ये 3 पोल्स चूज़ किए हैं क्योंकि हमारा सिस्टम स्टेबल और कॉजल है, तो हमें 3 ज़ीरोज़ को सिलेक्ट करना है। अब वो 3 ज़ीरोज़ कुछ भी हो सकते हैं, ये इनमें से हमारे पास टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं, हमने उनमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। और वो 3 ज़ीरोज़ कौन से होंगे? वो 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशंस हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं, हमने उनमें से 3 चूज़ करने हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम Z3 चूज़ करें और उसके साथ जो है Z1 और Z2 चूज़ कर दें, यानी हमारे पास एक ये हो और ये हो। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम Z3 यही वाला लें और उसके साथ जो है Z4 और Z5 को ले लें। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकती है कि हम Z6 को लेते हैं, इसके साथ उसी तरह हमारे पास ऑप्शन होगी Z1 एंड Z2 की, और फोर्थ ऑप्शन होगी हमारे पास Z6, Z4, Z5। हम इन दोनों में सिलेक्शन कर सकते हैं। हमें इनमें से एक चूज़ करना है, उसके अगेंस्ट हमें 2 ज़ीरोज़ या तो ये चूज़ करने हैं या ये 2 चूज़ करने हैं। हम इन दोनों को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पोल्स और ज़ीरोज़ अगर यूनिट सर्कल पर ना हो, सॉरी अगर एक्सिस पे ना हो, एक्स एक्सिस पे ना हो, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, आइदर Z1 और Z2 और Z4 एंड Z5। हम इन दोनों को चूज़ नहीं कर सकते, हम इन दोनों को चूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थी हम Z3 या Z6 में से एक पिक करें और कोई से भी 2 कॉन्जुगेट पेयर सिलेक्ट करें। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 हम
स्टेबल और कॉजल सिस्टम्स के लिए हमने 3 पोल सेलेक्ट कर ली, P1, P2, P3, P6, P4, P5 को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा और कॉजल नहीं रहेगा। जब हमें पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है उसके पोल्स कहाँ पर हैं, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, हम इनमें से कोई एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आई एम पिकिंग दिस वन, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो सिस्टम का फंक्शन है एच ऑफ जी जो मुझे फाइंड करना था, इट मस्ट बी एच ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस z1 z इनवर्स 1 माइनस z2 z इनवर्स 1 माइनस z3 z इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। 1 माइनस p1 z इनवर्स 1 माइनस p2 z इनवर्स 1 माइनस p3 z इनवर्स। ये एक वैलिड h ऑफ z है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि हम z1 2 3 की बजाय z6 z4 z5 सेलेक्ट कर लें। ये एक दूसरा वैलिड आंसर है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास c ऑफ z गिवन है तो हम c ऑफ z की मदद से एक स्टेबल और कॉजल h ऑफ z फाइंड कर सकते हैं, जिसमें पोल्स जो हैं उनकी लोकेशन हमेशा यूनिट सर्कल के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम इस c ऑफ z से अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं h ऑफ z, तो हम ज़ीरोज़ की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो यूनिट सर्कल के अंदर भी हो सकते हैं और यूनिट सर्कल के बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें सब के सब ज़ीरोज़ जो हैं वो यूनिट सर्कल के बाहर हैं। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं इस z6 की बजाय z3 कर दूं। एक ज़ीरो यूनिट सर्कल के अंदर है लेकिन बाकी 2 ज़ीरोज़ जो हैं जो कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में है वो यूनिट सर्कल के बाहर है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, हमने मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश की है। हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स गिवन है और हमें पोल ज़ीरो लोकेशन पता है, तो हम उसके फेज़ के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं, जिसका हमने फेज़ का एक्सप्रेशन भी देखा था और ग्रुप डिले का भी हमने एक्सप्रेशन देखा है। नंबर 2, अगर हमारे पास 2 से डिफरेंट सिस्टम्स हैं और उन दोनों सिस्टम्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग C1 ऑफ Z और C2 ऑफ Z हैं, C1 ऑफ Z और C2 ऑफ Z हैं, अगर वो दोनों उनके पोल ज़ीरो स्केचेस सेम आते हैं तो इन दोनों सिस्टम्स के मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन उनके फेज रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इस लेक्चर में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑल पास सिस्टम्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।